नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान की अगली क्लास, जिसमें हम आज तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास एमपी टेट को और अन्य जितने भी शिक्षक पात्रता के एग्जाम है उन सारे एग्जाम को टारगेट करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में कंप्लीट कर लिया था और हमने सूर्य ताप और ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ा था। इसी सूर्य ताप से जुड़ा हुआ, इंसुलेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, वो है हमारा तापमान। तो यहाँ पर हम तापमान को समझेंगे, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम तापमान से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आपका यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ऊष्मा स्थानांतरण को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जब हम हीट ट्रांसफर का टॉपिक पढ़ेंगे, हीट का पूरा ये आपका साइंस से जुड़ा हुआ, काफी रिलेट करेगा साइंस से। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो ये टॉपिक आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं है तो फिर भी ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ऊष्मा की बात करते हैं तो इस ऊष्मा के स्थानांतरण की कुछ विधियां हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां होती है, मतलब जब हीट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो कुछ विधियों के माध्यम से होती है। तो साइंस में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। लेकिन इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जलवायु विज्ञान के अंदर भी हमें साइंस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ये साइंस पर ही आधारित विज्ञान है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंडक्शन, सबडक्शन, रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर। तो यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? संचालन, जो प्रत्यक्ष संपर्क से जुड़ी हुई है, जो प्रत्यक्ष संपर्क से जुड़ी होती है, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड पार्टिकल्स में ये ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको समझे जरा। तो ये ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां होती है, जब आप किसी सॉलिड पार्टिकल से डायरेक्टली किसी के संपर्क में आते हैं और ये हीट आप देखोगे ये गर्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चालन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चालन की प्रक्रिया। और जब ये पदार्थ के कण उस ऊष्मा के संपर्क में आने से गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं तो उसको कन्वेक्शन कहा जाता है, यानी कि संवहन कहा जाता है। और उससे जो हीट आपको लौ जो निकलती हुई दिखाई दे रही है उसको विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। और विकिरण याद रखना निर्वात में भी काम कर सकता है। संवहन हमेशा क्या होता है? या तो गैस में काम करे या तरल में काम करे, ये आपका ठोस में काम करे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण या गर्म या गमन को परिचालन या संचलन कहा जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक अणु संपर्क से क्या हो रहा है? दूसरे अणु को गर्म कर रहा है। पदार्थ के द्रव्यमान, अगर उन पदार्थों के द्रव्यमान का संचलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऊष्मा तंत्र की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया केवल तरल पदार्थों या गैसों में ही होती है। तो याद रखना कि संचालन या चालन में भी ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है और संवहन में भी ऊष्मा ट्रांसफर। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष संपर्क से हो रहा है और यहाँ पर उसके आयतन से, द्रव्यमान में जो ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण से। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण में संवहन भी ऑप्शन में था और संचालन भी था, इसलिए हमने ज्यादा जो टारगेट किया वो किसको किया? संचालन को आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? आप कहेंगे सर भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा ही होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसको सामान्यतः भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत रहती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा किरणें लंबवत इसी सेक्शन में पड़ती हैं। और ये 2 तारीख होती है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। एक हम पढ़ते हैं कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें इस रेखा पर लंबवत होती हैं, और दूसरा 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इसलिए यहाँ पर तो दोनों रेखा या लंबवत पड़ती हैं,
इसलिए यहाँ पर तापमान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर तापमान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तापमान के अलावा देखा जाए यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है। तो वर्ष तापमान भी ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा, तो ओवरऑल क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम जाएंगे कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर यानी कि ये 23.5 डिग्री का अक्षांश मिलता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर जाएंगे तो आपको मिलेगी 23.5 डिग्री की दक्षिण की अक्षांश रेखा, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वो 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को। और मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वो 22 दिसंबर 22 दिसंबर को। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब यहाँ पर जून सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है और इस जगह पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, वर्षा कम होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर भी वर्षा, तापमान इसी पूरे बेल्ट के अंदर तापमान सबसे ज्यादा बनता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो अब हमें यहाँ पर ये क्लियर करना है कि ये जो पूरे का पूरा ट्रॉपिकल क्षेत्र आ रहा है, उष्ण कटिबंध आ रहा है, इस उष्ण कटिबंध के अंदर 21 जून 22 दिसंबर को भी सूर्य की किरणें पड़ रही है। यहाँ पर भी तापमान ज्यादा है भूमध्य रेखा पर। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो भूमध्य रेखा का तापमान सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ वर्षा ज्यादा होने के कारण तापमान कम। और इन क्षेत्रों पर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर में काउंट। इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हमें ज्यादा रिकॉर्ड होता है। तो इसमें दिया हुआ है 20 डिग्री दक्षिण, 15 डिग्री दक्षिण, 15 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री उत्तर। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि कर्क रेखा आंसर लगाएंगे कि किसको कहा जाता है। तो जो कर्क रेखा वाला यहाँ पर क्या, स्थलखंड ज्यादा है, स्थलखंड ज्यादा है, यहाँ पर जलखंड ज्यादा है। स्थलखंड ज्यादा होने के कारण भी यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या है, तापीय भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो तापीय भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है। तो हवा की अगर हम देखो बात करें, अगर हम हवा की बात करें तो हवा में दो प्रकार का संचलन हमें मिलता है। हवा एक तो लंबवत रूप में चलती है और एक आपका क्षैतिज रूप में चलती है। तो एक लंबवत संचलन भी हम पढ़ते हैं और एक हम इसका क्षैतिज संचलन भी पढ़ते हैं। तो जो पवन है, तो पवन का संबंध जो होता है, जिस हवा को हम पवन बोलते हैं, वो उसके क्षैतिज संचलन से जुड़ी होती है। यहाँ पर क्या पूछा है कि केवल हवा पूछा है। तो ठंडी हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज हवा में चलती है। तो जब कोई पवन, देखो एक चीज समझो, जब वायु क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये दो स्थान है, ये ए स्थान है, इस साइड मान लेते हैं कि ये बी स्थान। इस ए स्थान पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इस ए स्थान पर अगर हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर होने से यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, गर्म होकर ऊपर, ये वायु क्या हो जाएगी, गर्म वायु होगी। गर्म वायु जब ऊपर उठेगी तो उस क्रिया को हम संवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो वायु का गर्म होकर ऊपर उठना क्या कहलाता है, संवहन की क्रिया कहलाता है। यहाँ पर मान लो कि अगर लो टेम्परेचर है, यहाँ की वायु ठंडी होकर नीचे उतरेगी, तो यहाँ की जो वायु रहेगी वो ठंडी वायु रहेगी। ठंडी वायु का नीचे आना भी क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। तो इसका मतलब चालन जो होता है ये तो ठोस में होता है और एब्जॉर्बेशन तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये आंसर, तो यहाँ तो कन्वेक्शन आंसर लगा सकते हैं, यहाँ पर एडवेक्शन आंसर लगा। यहाँ पर बेटा आपसे पूछा गया क्षैतिज संचलन, और ये कौन सा संचलन हुआ, ये लंबवत संचलन। इसका मतलब लंबवत तो हम आंसर नहीं लगा, तो लंबवत तो हम आंसर नहीं लगाएंगे। ये तो ऑप्शन केवल हमारा क्या बचेगा, एडवेक्शन बचेगा। एडवेक्शन क्या होगा इसको समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है हाई टेम्परेचर में, तो ये हाई टेम्परेचर से हवा ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है। यहाँ पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, निम्न दाब। और यहाँ पर जब हवा नीचे बैठती है, ठंडी हवा प्रेशर डालेगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हवा हमेशा क्षैतिज रूप में इस हाई प्रेशर से क्या होती है, लो प्रेशर की होती है। ये क्षैतिज संचलन है, इसी को हम पवन बोलते हैं।
यही क्वेश्चन में लिखा हुआ वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप में स्थानांतरित करती है। तो ये ठंडी हवा क्या करेगी, गर्म हवा को इधर डिप्लेस कर देगी, गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवेक्शन बोलेंगे। एडवेक्शन की क्रिया बोला जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वह क्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है। वायु के क्षैतिज संचलन होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन। ठीक है। वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है, एनुअल टेम्परेचर रेंज। तो इसको वार्षिक तापांतर भी पढ़ा जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको हम वार्षिक तापांतर भी बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, वार्षिक तापांतर भी कह सकते हैं। तो वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ष में वार्षिक तापांतर यानी कि वर्ष में दिन और रात का जो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को काउंट करना क्या कहलाएगा, हमारा वार्षिक तापांतर कहलाएगा। तो एक दैनिक वर्ष के, तो विगत 100 वर्षों में, ये 100 वर्ष का तो नहीं होगा, एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठंडे महीने का औसत तापमान, एक वर्ष में दैनिक अधिकतम तथा न्यूनतम तापमानों का अंतर 30 वर्षों में, ये भी नहीं होगा। ये आपका क्या कहलाता है, वार्षिक तापांतर का मतलब होता है एक वर्ष में अधिकतम दैनिक और न्यूनतम दैनिक जो तापमान का अंतर है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम जो अंतर आता है उसको कहते हैं हम दैनिक तापांतर। उसी दैनिक तापांतर को हम क्या कहते हैं, वार्षिक तापांतर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। जल्दी बताएं आंसर इसका। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, दैनिक तापांतर। लेकिन यहां पर हमें शायद वार्षिक तापांतर है तो वर्ष का ले सकते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा इसमें, ये थोड़ा सा चेंज कर देना। तो ये क्रिया कहलाएगी हमारी दैनिक तापांतर। इसके ऊपर वर्ष दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, दैनिक तापांतर। और ये अब ये 30 या 10 वर्ष का नहीं होगा, एक वर्ष का। एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठंडे महीने का जो औसत तापमान है उसको क्या बोलेंगे, वार्षिक तापमान। वर्ष के 12 महीने के उच्चतम तथा न्यूनतम तापक्रमों के औसत निकालने पर औसत वार्षिक उच्च तथा औसत न्यूनतम मालूम किए जाते हैं, उसको वार्षिक तापमान। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो उन रेखाओं को जोड़ती है। तो आइसोथर्म क्या है, तो आइसोथर्म के नाम से, ये धर्म नहीं, ये थर्म कर लेना, थर्म में लिखा हुआ है, पहले मिसप्रिंट का सुधार दिया। आइसोथर्म, तो जैसे यहाँ पर आइसोथर्म यूज किया जाएगा तो थर्म शब्द का मतलब यहाँ पर किससे हो जाता है, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर को मापने वाली रेखा होगी, तो ये वायु दाब को जो मापने वाली रेखा होती है उसको आइसोबार बोलते हैं। यहाँ पर जो शब्द यूज किया जाता है बेटा वो क्या होगा, आइसोबार। और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर के लिए यूज किया जाएगा वो कहलाएगा आइसोथर्म। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे, सॉरी डी दिल्ली इसका सही आंसर होगा। आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म के नाम से जाना। अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर लिखा हुआ है, तो आइसोथर्म समान तापमान वाले और समान वायु दाब वाले स्थान वालों को आइसोबार, और आइसोहेल क्या होता है, समान सूर्य ताप। अगर इंसोलेशन की बात करेंगे तो इंसोलेशन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहेल बोलते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को क्या बोला जाता है, आइसोवाइट। तो ये चार रेखा याद रखना। आइसोथर्म का मतलब होता है समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोथर्म होती समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोहेल होती है समान सूर्य ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और आइसो हाइट होती है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक। समलवण रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा और समदाब रेखा। इसमें से हम आइसो बार को तो जानते हैं, तो आइसो बार क्या होता है, तो बार आपका समान दाब को मिलाने वाली रेखा होती है। तो डी का 4 होगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है तो पहले से ही निकल कर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। तो ए का क्या हो जाएगा, 2। तो आइसो हेलाइन क्या होती है, ये लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोथर्म हम पढ़ते हैं तापमान वाले, और आइसोजेट जो होती है ये आइसो हाइट पढ़ेंगे इसको, आइसोजेट मत लिखना, आइसो हाइट। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आइसो हाइट।
आइसो हाइट क्या होती है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का। तो सम लवण रेखा लवणता, समताप रेखा तापमान, सम वर्षा रेखा वर्षा को, समदाब रेखा, तो ये आइसो हाइट वाला हो जाएगा, आइसो हाइट। अगला क्वेश्चन क्या है? समान समय, समान सूर्य प्रकाश, समान बादल, समान वर्षा। तो इसके लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं? तो ये भी आपका अब भी असिस्टेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि समान वर्षण, इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल का संबंध किससे होगा? आइसोमेग से होगा। आइसोमेग ये आपका जुड़ा होगा किससे? ये वाला सम वर्षा, ये बिल्कुल। और ये क्लाउड से समेघ वर्षा। टाइम है तो यहाँ पर क्लांतर निकाल लेंगे। और ये आपका, ये बिल्कुल सिंपल है। तो ए का 3 आ जाएगा, तो ए पहले आएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा आपका 2, तो 3 2 1 4, तो 3 2 3 2 1 4 नहीं होगा इसका। हिस्सा निकल आएगा। समान समय का हो जाएगा 3, सूर्य प्रकाश का हो जाएगा आपका कम सूर्य प्रकाश 3 4, और क्लाउड का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें दिया? तो ये दिया 3 4 1 2, तो बी बॉम्बे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे ये आंसर गलती से नीचे आ गया है, हटा भी सकते हैं। तो 3 4 1 2 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी स्थान के मध्य तापमान और इसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तापमान असंगति, तापमान व्युत्क्रमण, तापमान प्रवणता, या तापमान वृद्धि। तो इसको कहते हैं ताप असंगति, टेम्परेचर या थर्मल एनोमली। ये क्या कहलाता है? हमारा थर्मल एनोमली कहलाता है। किसी स्थान के मध्य तापमान और इसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको थर्मल एनोमली के नाम से जाना जाता है। तो इसको बेटा क्या कहा जाएगा? थर्मल एनोमली के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है इसको समझे, ठीक है? तो थर्मल एनोमली क्लियर हो गया। तो तापमान का अंतर और उसी अक्षांश के मध्य उसके तापमान के अंतर। तो किसी स्थान का तापमान क्या है और उस स्थान के अक्षांश का तापमान क्या, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनोमली, तापीय असंगति कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु, जो भूमध्य सागर है हमारा अफ्रीका के बीच में के आसपास जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की जो जलवायु है उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो सबसे अच्छी विशेषता होती है ये शुष्क, इसमें जो सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होता है? शीतकाल में वर्षा होती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर शीतकाल में, सर्दी के मौसम में यहाँ पर वर्षा होगी। तो इसका मतलब है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, यही आंसर होता है। तो इसमें वर्षा जो होगी वो शीत में होगी। जो ग्रीष्म ऋतु है, जो ग्रीष्म में वो हमेशा क्या रहेगा? आर्द्र रहेगा। ये पूरे का पूरा भूमध्य सागरीय क्लाइमेट वर्ल्ड का बहुत अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा जो रसदार फल पाए जाते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीत होता है। ये आर्द्र कर लेना इसको, यहाँ पर भी ये आई करके लिखा हुआ था, इसको कर लेना आर्द्र। तो आंसर तो हमारा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु इस प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के दोनों 30 से 45 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विस्तार भूमध्य सागर में। इसमें रसदार फल क्या होते हैं? सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की किस परत में तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता? तो हम शुरू से ही कल वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, सतह के ऊपर जाने पर तापमान में क्या है? कमी है। तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। और ये कमी सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग में हमारी पहली सीमा है, पहला जो हमारा क्षोभ मंडल है, उस क्षोभ मंडल के अंदर ये कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। इसी को हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल
लैप्स रेट सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा किसमें होगी, ट्रोपोस्फीयर में होगी। यानी कि अब हिंदी में देखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो हिंदी में परिवर्तन मंडल दे दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा वायुमंडलीय परिवर्तन जो है वो इसी क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, परिवर्तन मंडल नाम दी। चीजें वही, ठीक है, ये तो सब पढ़ चुके हैं। तापमान उत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और वायु प्रदूषण के कारण द ग्रेट स्मॉग ऑफ 52 की त्रासदी कहां पर घटी थी। तो द ग्रेट स्मॉग ऑफ 52 जो है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉग बनने की कंडीशन है। और ये कंडीशन लंदन में एक बार घटित हुई थी, जहां पर सबसे ज्यादा स्मॉग घटित हुआ था 1952 में, इसलिए इसको द ग्रेट स्मॉग ऑफ 52 बोला जाता है। तो ये घटना कहां पर घटित हुई थी, लंदन के अंदर। तो थर्मल इन्वर्जन होने के कारण, अब थर्मल इन्वर्जन क्या होता है उसको आगे जाके समझेंगे। तो थर्मल इन्वर्जन के कारण क्या होता है, जो फॉग का फॉर्मेशन होता है, तो ये सबसे ज्यादा फॉग आपका लंदन में बना था। तो दुनिया का सबसे फॉग भी एक डिजास्टर के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था। तो ये लंदन की घटना है 1952, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर की जो गिरावट होती है, तो अभी हम पढ़ चुके थे कि सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये ताप ह्रास दर दिया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट, यानी कि ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ टेम्परेचर कितना गिर रहा है, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी दैनिक पवन तंत्र है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेली विंड स्ट्रीम। तो डेली विंड स्ट्रीम की अगर हम बात देखेंगे तो ये चिनूक जो है ये आपकी एक लोकल विंड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी रेगुलर विंड होती है, तो आगे जाकर पढ़ेंगे। ये आपकी सीजनल विंड होती है, मानसूनी पवनें कह सकते हैं, ये ऋतु से प्रभावित होती है, ऋतु परिवर्तन से जो चेंज होती है इनको सीजनल विंड बोलते हैं। लैंड सी और जो ब्रीज होता है ये दिन के आधार पर चलता है। लैंड सी और सी ब्रिज जो होते हैं, लैंड और सी ब्रिज चलते हैं, ये हमेशा किस पर चलते हैं, दिन की अवधि पर चलते हैं। कैसे चलते हैं समझ, तो सी ब्रिज जो होता है ये हमेशा दिन के समय चलेगा, डे में चलेगा, और जो लैंड ब्रिज होगा ये हमेशा नाइट में चलेगा। कैसे चलेगा समझेगा, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी पर स्थल खंड और समुद्र खंड, तो ये आपका स्थल वाला भूभाग हो गया। साइड हमें बेटा क्या मिलेगा, स्थल का भूखंड मिलेगा, और इधर आपको एक जल का भाग मिलेगा। अब आप ये बताएं कि जो विशिष्ट ऊष्मा हम पढ़ते हैं तो कौन सा भाग विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल्दी गर्म होगा, स्थल का भाग जल्दी गर्म होता है या पानी का भाग जल्दी गर्म होता है, कौन हीट को जल्दी एब्सॉर्ब करेगा। तो स्थल खंड जो है वो जलीय भाग से क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं। तो पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है, सॉलिड पार्ट क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब दिन के समय यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्या, हाई टेम्परेचर, और इस पानी वाले भाग में क्या रहेगा, लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या क्रिएट होता है बेटा, लो प्रेशर, और लो टेम्परेचर में क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर। विंड हमेशा किस साइड चलती है, हाई प्रेशर से। तो ये हवा समुद्र से स्थल की ओर चली, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सी ब्रिज बोला जाता है, स्थल समीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, समुद्र समीर के नाम से, स्थल नहीं बोलेंगे, समुद्र समीर। तो हवा किधर चल रही है, तो कारण अगर आपसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे स्थलीय भूखंड दिन के समय समुद्री भूभाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिस कारण वहां पर उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति बनती है। तो वहीं समुद्री भूभाग जो देरी से गर्म होते हैं तो उसकी तुलना में वहां पर निम्न ताप और उच्च दाब की स्थिति पैदा होती है, और वायु जो है वो समुद्री उच्च वायु दाब से स्थल के निम्न वायु दाब की ओर चलती है, तो जिसको हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। अब नाइट में क्या होगा, जो जितना जल्दी गर्म हुआ है, जो जितना जल्दी गर्म हुआ है वो उतना जल्दी यहाँ पर ठंडा भी हो जाएगा। तो ये रात में क्या होगा, ये जल्दी से इसमें से रेडिएशन निकल जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा लो टेम्परेचर, और इस साइड का टेम्परेचर अभी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये अगर गर्म देर से हुआ तो ठंडा भी देर से होगा, ये अगर गर्म जल्दी हुआ है तो ठंडा भी बहुत
जल्दी होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो टेम्परेचर, इस साइड बनेगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में बनता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में बनता है हाई प्रेशर। और हवा किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो नाइट में हवा क्या चले, इस स्थल खंड से समुद्र की ओर जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। तो बस इतना याद रखना कि समुद्र समीर दिन के समय चलता है और स्थल समीर रात के समय चलता है। इसलिए अगर आप दिन के समय, ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर जाकर अगर बढ़िया से चेयर पर जाकर एंजॉयमेंट करें आप, तो आपको समुद्र की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। और अगर रात में आप यहाँ पर बैठेंगे समुद्र के किनारे पर, तो आपको यहाँ पर गर्मी लगेगी, यानी कि एक उमस टाइप का यहाँ पर क्रिएट होगा, क्योंकि हवा आपकी तरफ से समुद्र में जा रही है और यहाँ पर हवा ठंडी, समुद्र की हवा आपकी तरफ आ रही, तो आपको यहाँ पर हवा लगेगी नहीं। तो इसलिए समुद्री, या अगर आप किसी बीच पर भी जाएंगे तो उस बीच पर अगर दिन के समय देखेंगे, तो इसलिए तो अंग्रेज लोग दिन में बीच में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो गर्मी ऊपर से धूप होती लेकिन फिर भी वो पड़े रहते हैं वहां पर अपने तंबू वंबू लगा के। तो वो इस कारण से, क्योंकि उस समय समुद्र की ठंडी हवाएं क्या होती है, स्थल की तरफ आती है। और नाइट में अगर हम किसी किनारे पर बैठते हैं नदी के, तो वहां पर हमें गर्मी लगेगी, क्योंकि वहां से हवा पानी की ओर चलेगी। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ में दिखाया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज शो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ, हाइग्रोमीटर या हिस्पोमेट्रिक। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या कहलाएगा, बैरोग्राफ, हीदर मीटर, हाइग्रोमीटर। तो याद रखना, आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज होता है, हाइग्रोमीटर। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना होता है कि ये सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना। तो जब भी हम किसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को RH को निकालते हैं, के ऊपर हम रखते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि यहाँ पर जलवाष्प को रखा जाएगा, जलवाष्प के नीचे रखा जाएगा सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ द एयर कैन होल्ड दैट टेम्परेचर फ्रॉम ग्राफ। मतलब यहाँ पर जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है, जलवाष्प धारण करने की जो वायु क्षमता है, तो उस क्षमता को रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, वायु की कैपेसिटी को रखा जाएगा कि वो वायु कितना वायु को होल्ड करती है, और इसको परसेंटेज में निकाला जाता है, तो 100 का गुणा करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में, अगर हमें किसी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है, अगर मान लो कि वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, तो रिलेटिव सामने की सॉरी जो जलवाष्प है तो 50 है, या 50 यूनिट या 50% है, और वहां पर जो कैपेसिटी है, जो उसकी धारण करने की क्षमता है, वो 100 है। इंटू 100 करेंगे, ये आपका जो सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका 50% है। इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी निकल कर आती है, 50% निकल कर आती है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि वर्षा होने के लिए, या ये कह सकते हैं कि वर्षा में एक जरूरत पड़ती है संघनन होने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 100%। तो RH कितना होना चाहिए, 100। तो अगर किसी वायुमंडल में इस प्रकार की दशा बनती है, तो कभी भी यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई ही नहीं है। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्षमता जो है ये बढ़ जाती है, और टेम्परेचर को अगर हम करेंगे तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ का टेम्परेचर कम कर दें, अगर मैं मान लो टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर को कम करने से कैपेसिटी कम हो जाएगी। अभी जलवाष्प हमारे पास कितनी है, 50। टेम्परेचर कम करेंगे तो कैपेसिटी कम होगी, और इतनी कम कर दो कि वो 50 पर पहुंचे, तो ये 100 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100%। इसका मीन्स हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी जो है ये भी बढ़ जाएगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम हो जाएगी। और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच हमेशा उल्टा संबंध, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए वर्षा होने के लिए या संघनन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना बहुत
जरूरी। इसलिए जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस गर्म मौसम में कभी भी आपने देखा होगा कि वहां पर बरसात नहीं होगी। तो गर्म मौसम में कभी भी बरसात नहीं होती, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता। और जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि अब बरसात हो सकती है। तो जैसे ही मौसम ठंडा होगा बरसात होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, बढ़ जाएंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि संघनन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, बैरोमीटर या ताराग्राफ। तो बैरोमीटर के बारे में हम जानते हैं कि ये बैरोमीटर हमारा कहीं ना कहीं दाब से जुड़ा हुआ है। तो सी का 3 होना चाहिए। तो ढूंढो सी का 3 कहां दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन है, तो ये तो आंसर नहीं है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो जो स्टार चार्ट होता है, स्टार चार्ट हमेशा आपके डायरेक्शन को दिखाता है। तो डी का 4 है, यहां पर भी डी का 4 दिया हुआ है। क्लाइमोग्राफ जो होता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए होता है। क्लाइमो जो ग्राफ होता है ये किसके लिए होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। इधर ग्राफ आपका टेम्परेचर के लिए होता है। ये सब ग्राफ हो रहे हैं, पैमाने नहीं है, ये क्या है, ग्राफ है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, A1, B2, C3 एंड D4। आइसोहेल अभी हम पढ़ चुके थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसमें हमने ये पढ़ा था आइसोहेल। तो आइसोहेल का संबंध किसके साथ है वो समझे। तो समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान हिमपात या समान धूप। तो आइसोहेल का संबंध किसके साथ होता है, तो आइसोहेल देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे इसको, क्या होता है। देखो यहां पर हमने पढ़ा था आइसो हाइट भी बताया था, आइसो हाइट समदाब रेखा, आइसोबार इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, ये इसमें था। नहीं कहाँ मिलेगा ये, चलो छोड़ दे, तो नहीं मिल रहा था। तो जल्दी बताएं आइसोहेल का संबंध किससे होगा, जल्दी आंसर करें। आइसोहेल, तो याद होगा कि हमने एक हम पढ़ते हैं आइसोथर्म। देखो मैंने 3-4 लाइनें आपको पढ़ाई थी, एक हम पढ़ते हैं इसमें तो दिया नहीं है, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है समान तापमान वाले। और एक हम पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समान ताप। और किसी तापमान के साथ एक टॉपिक और आता है सूर्य ताप। सूर्य ताप का मतलब होता है कि जो सूर्य की धूप आ रही है उससे टेम्परेचर इस धूप के कारण बढ़ता है, इसी को ही आइसोहेल के नाम से। ये आंसर आ जाएगा हमारा समान धूप। धूप का मतलब यहाँ पर क्या है, धूप का मतलब यहाँ पर सूर्य ताप। तो समान सूर्य ताप वाले मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहेल के नाम से। तापीय प्रतिलोमन की घटना निम्नलिखित में से कहां घटित होती है, थर्मल इन्वर्जन। अब पहले तो ये समझने कि थर्मल इन्वर्जन होता क्या है। तो पहले आंसर देखें, तो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में, घाटियों के ऊपरी भाग में, नदी घाटियों में, पठार में। तो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में, घाटियों के ऊपरी भाग का सही आंसर आएगा बी बॉम्बे। तो ये जो घटना है ये घाटियों के ऊपरी भागों में घटित होती है। ये होता क्या है तापीय प्रतिलोमन। तो जब भी हम पृथ्वी की सतह पर पढ़ते हैं तो एक हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। अगर ये सतह से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने की जगह, अगर सतह से ऊपर जा रहे तापमान बढ़ने की जगह का तापमान कम होने की जगह का तापमान बढ़ने लगता है, अगर तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ने लगते हैं तापीय व्युत्क्रमण। क्या बोलते हैं, तापीय व्युत्क्रमण, यानी कि थर्मल इन्वर्सन क्या बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं थर्मल इन्वर्जन क्या है, तो सामान्यता
सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, लेकिन अगर तापमान कम होने की जगह बढ़ने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तापीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है उस चीज को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। देखो, अगर सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है तो इसका कारण होता है कि जो हमारा LWR है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो हमारी पृथ्वी से निकलता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो निकलता है, तो जब ये रेडिएशन यहां से निकला ना, रेडिएशन, तो रेडिएशन यहां से निकलेगा तो यहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा, ऊपर लो टेम्परेचर बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ पर सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आ रही है, लेकिन ये केवल रेडिएशन नहीं निकलता, केवल यहाँ से रेडिएशन नहीं निकलते, रेडिएशन होने के साथ साथ इस जगह की जो एयर है, ये एयर भी क्या हो जाती है, तो यहाँ की जो एयर है, तो ये एयर भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो ये गर्म एयर का पैकेट भी क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है और ये यहाँ पर, मान लो कि इसमें हाई टेम्परेचर था, ये हाई टेम्परेचर की एयर आपकी यहाँ पहुंच जाएगी और आसपास की जो ठंडी हवा है, तो जो आसपास की ठंडी हवा है वो इस क्षेत्र को भरने का प्रयास करेगी। यहाँ पर जो पैकेट आएगा नीचे वो ठंडी हवा का, तो ये रेडिएशन के कारण होता है, ये एयर के मूवमेंट के कारण होता है, क्योंकि रेडिएशन के साथ साथ नीचे की सतह जब गर्म होगी तो उसकी वायु भी गर्म होगी, तो गर्म वायु का पैकेट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे ठंडी हवा आ जाएगी। तो जब नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है, तो इसका मतलब नीचे की हवा का टेम्परेचर लो रहेगा और ऊपर की हवा का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ लो टेम्परेचर, यहाँ पर क्या हाई टेम्परेचर, तो सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी को तापीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। जब समदाब रेखा अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती है, तो यह किस ऋतु की दिशा का सूचक होती है। तो तापीय प्रतिलोमन के बाद इसका आंसर दें, तो जब यहाँ पर समताप रेखा, समताप रेखा मतलब समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, तो ये तो स्वाभाविक है, तापमान की बात हो रही, तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित होगा। किस ऋतु से संबंधित होगा, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में हो सकता है। तो ये ज्यादातर गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो दिन का समय रहेगा, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होगा कि जो डे का समय है, तो डे के समय में जो सनलाइट आएगी का प्रकाश इस पृथ्वी तक पहुंचेगा, तो इसके ऊपर क्या होता है, मरुस्थल के ऊपर जो वायुमंडल है, मरुस्थल के ऊपर का जो वायुमंडल है वो काफी विरल होता है, यहाँ पर आर्द्रता नहीं है, तो ये वायुमंडल काफी ज्यादा विरल है। तो जो सूर्य से SWR आ रहा है, तो ये SWR को कोई भी रोकने वाला नहीं, मतलब यहाँ पर जो परावर्तन होता है SWR का वो बहुत कम आता है। तो ये ओपन तरीके से क्या होता है, मतलब ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, कोई लेयर नहीं है, तो ये SWR क्या होगा, पृथ्वी पर ज्यादा मिलेगा, इस डेजर्ट एरिया में ज्यादा पहुंचेगा। तो डेजर्ट में अगर ज्यादा पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर। तो दिन में तो हाई टेम्परेचर, अब रात में यहाँ से क्या निकलता है, तो नाइट में यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो जब आने वाले को किसी ने नहीं रोका तो जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। तो आने वाले रेडिएशन को नहीं रोक पाते क्योंकि वायुमंडल काफी ज्यादा विरल है, साफ वायुमंडल होता है, वहां पर बादल जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो वायुमंडल साफ होगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे तो यहाँ पर आने वाले को सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होगी और जाने वाला जो LWR है तो ये भी यहाँ से बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। तो इस कारण से ये नाइट जो है ये काफी ज्यादा ठंडी और दिन जो है ये काफी ज्यादा गर्म। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाओगे तो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन रात में मरुस्थल क्या होते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं। जैसे आप अजमेर वगैरह घूमने जाएंगे तो वहां पर दिन में तो बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन जितने भी वहां पर होटल्स वगैरह टूरिज्म है वो सारे फंक्शन नाइट में करते हैं। तो आप आराम से रात में रेत के ऊपर बैठे रहो, रेत पूरी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर है वो सबसे ज्यादा। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का कारण क्या है या परिणाम क्या हो सकता है। तो अगर वृद्धि होगी तो मेल्ट होगी आइस, समुद्री तटीय भाग क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, सी लेवल राइज कर जाएगा। तो इसका मतलब सारे ही पॉइंट्स है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे ये सारे प्रभाव हमारे देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वाष्पीकरण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज्यादा होता है।
वाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल पर अधिक होता है। वायुमंडल में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा को कम करके वाष्पीकरण तापमान को कम करता है। तो क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो बी है, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज्यादा होता है। तो वाष्पीकरण भूमि पर ज्यादा होगा या सागर पर ज्यादा होगा? तो जो वाष्पीकरण है वो सागर पर ज्यादा होता है, भूमि पर कम होता है, क्योंकि पानी जो है वो पानी में ही तो वाष्पीकरण होगा। तो पानी हमारा समुद्र में ज्यादा मिलेगा या फिर स्थल पर ज्यादा मिलेगा? तो पानी समुद्र में ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए ये कोटेशन बिल्कुल गलत है। ये 2012 दिसंबर का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? अभी मैं आपको बता चुका था कि सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या होता है, कमी आती है, तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। अगर सतह से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लग जाए तो थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है, तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो इसमें लिखा है तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तो देखो, अगर कमी आती तो कमी के लिए तो लैप्स रेट यूज कर सकते थे, तापी व्युत्क्रमण ये दिया हुआ है, तो तापी प्रतिलोमन भी बोल देते हैं, तापी व्युत्क्रमण भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में थर्मल इन्वर्जन मिलेगा। ये 2020 में 2013 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य नियम के अनुसार क्षोभ मंडल या अधोमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान 1000 मीटर पर 6.5 सी की दर की घटता है, इसे परंतु इस सामान्य दाब के विपरीत कभी कभी कालिक तथा स्थानिक रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है के कारण नीचे ठंडी हवा की परत और उसके ऊपर गर्म और परत आ जाती है। इस स्थिति को तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तो तापीय व्युत्क्रमण में हमेशा याद रखना, तो तापीय व्युत्क्रमण कब होता है ये भी बताया। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल लैप्स रेट। यहाँ पर केवल रेडिएशन की बात होगी, तो यहाँ से हमेशा क्या निकलता है, रेडिएशन LWR, लॉन्ग वेव रेडिएशन। लेकिन इसी रेडिएशन के साथ जो पास की एयर है, ये एयर भी वार्म हो जाएगी, ये वार्म एयर का पैकेट भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करने के लिए आसपास की ठंडी हवा यहाँ पर आ जाएगी। ये ठंडी हवा नीचे, तो जब ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो इसी को कहते हैं थर्मल इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमण। तो तापीय व्युत्क्रमण का संबंध वायु के लंबवत संचलन से है, जहां पर वायु गर्म होकर ऊपर जाती है, ठंडी हवा क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, उसको थर्मल इन्वर्जन। और नॉर्मल लैप्स रेट का संबंध केवल किससे है, वो रेडिएशन के कारण ऐसा होता है। समझ में आया? क्रिया एक ही जगह पर होती है, कारण दोनों के अलग अलग। वायु दाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रम होता है। तो वायु दाब पेटियों का क्या कारण होगा, तो टोटल याद रखना। यहाँ पर एक चीज समझ लो, यहाँ पर वायु दाब की पेटियों की अगर हम बात करें, ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो वायु दाब की पेटियों की बात करेंगे तो 7 आदर्श पेटियां होती हैं। तो कितनी पेटियां होती हैं, मेन 7 पेटियां होती हैं। इसमें से कुछ पेटियों को ताप जनित पेटियां कहा जाता है, थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट बोला जाता है। कुछ पेटियों को गतिक पेटियां कहा जाता है, या कई बार इसको यांत्रिक पेटियां भी बोला जाता है, यांत्रिक पेटी। तो कुछ थर्मल इंड्यूस्ड होती है, ये डायनेमिक प्रोसेस से बनती है, ये डायनेमिक बेल्ट बनते हैं। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं थर्मल बेल्ट, ये आपके थर्मल बेल्ट। तो टोटल याद रखना 3 जो बेल्ट है वो थर्मल होते हैं और 4 जो बेल्ट होते हैं वो आपके गतिक होते हैं। गतिक मतलब नॉर्मली याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर में, टेम्परेचर और प्रेशर में हमेशा उल्टा संबंध होता है। अगर किसी जगह पर हाई टेम्परेचर तो वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो ये चीजें इसी चीज को फॉलो करती है। इसमें देखोगे जैसे भूमध्य, इसमें 2 पेटियां आती, एक तो भूमध्य रेखी पेटी होगी, तो बता दे रहा हूँ, एक तो भूमध्य की पेटी देखो। तो भूमध्य रेखी पेटी क्या, अगर भूमध्य रेखी पेटी देखोगे तो भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर कैसी पेटी बनेगी, लो प्रेशर की पेटी बनेगी। ऐसे जो ध्रुवी है, ध्रुवीय पेटी की बात करें तो ध्रुवीय पेटी पर क्या होता है, लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर की। ये पेटियां 2 होती है, ध्रुव कितनी है, 2, इसलिए इनकी संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। ये जो पेटियां हैं ये तापमान का उल्टा काम करती है, ये तापमान को फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि ये तापमान के आधार पर नहीं, मतलब ये हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं और लो टेम्परेचर में लो प्रेशर क्रिएट
ये हमेशा हाई टेम्परेचर में लो और लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर, तो इनको ताप जनित पेटियां कहा जाता है। इन पेटियों को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक बेल्ट बोलते हैं। डायनेमिक बनने की एक लंबी कहानी है, उसको फिर कभी समझेंगे, क्लास के अंदर समझना पड़ेगा। अब ये 7 पेटियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें पहली आती है हमारी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर बन रहा है, ये हाई टेम्परेचर के कारण क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, इस उच्च वायु दाब के अंदर पहले इसको देखो, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, तो यहाँ लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर। इसका मतलब है कि ये 2 पेटियां, ये कितनी, 2 पेटियां, तो 2 ये और ये केवल एक पेटी होती है, 2 1 3। तो ये जो 3 पेटियां यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये 3 पेटियां तापमान को डायरेक्टली फॉलो कर रही, इसलिए इनको ताप जनित पेटियां बोला जाएगा। ये जो पेटियां हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पर होता तो हाई टेम्परेचर, लेकिन क्रिएट करती हैं हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, और यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर मिलता है, लो टेम्परेचर में क्रिएट करते हैं लो प्रेशर। तो ये टेम्परेचर का अनुसरण कर ही दे रही है। हाई टेम्परेचर में क्या बन रहा है, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर में लो प्रेशर। तो ये दोनों की दोनों पेटियां हैं, ये आपकी क्या है, यांत्रिक पेटियों में। इनकी संख्या 2 होती है, एक उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध में। इनकी संख्या भी 2 होती है, एक उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे पहले जो पेटी बनेगी वो विषुवत रेखा के आस बनेगी, जिसको बोलेंगे इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये थर्मल बेल्ट। उसके ऊपर जो दूसरी पेटी बनती है इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद मिलता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 3 पेटियां यहां पर बनेगी आपकी, 3 पेटियां सेम नीचे बनेगी, एक पेटी सेंटर में रहेगी, तो टोटल 7 पेटियां होती है। क्रम कैसे लगाएंगे इसका, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको भूमध्य रेखी पेटी मिलेगी, सभी में भूमध्य रेखी दिया, तो भूमध्य रेखा के बाद उपोष्ण मिलेगा। यहाँ पर भूमध्य रेखा आ रहा है, उपोष्ण यहाँ पर दिया हुआ है, उपोष्ण यहाँ पर भी दिया। क्वेश्चन के बाद उपद्रवी, उपद्रवी के बाद ध्रुवी, ये सही आंसर आ जाए। सबसे पहले भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब की पेटी, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, उसके बाद उपद्रवी निम्न वायु दाब की पेटी, और उसके बाद ध्रुवी उच्च वायु दाब की पेटी। तो 3 पेटियां ऊपर, 3 नीचे और 1 सेंटर, टोटल 6 पेटियां होती हैं। अगला है, विश्व के कौन से क्षेत्र न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है, तो कहां पर न्यूनतम वार्षिक तापांतर हमें देखने को मिलता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में। याद रखना है वहां पर एक तो दैनिक तापांतर पूछा गया था, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर दैनिक तापांतर जो वार्षिक दैनिक तापांतर है वो कहाँ मिलेगा। इसको अगर हम देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, अधिकतम ही पूछा गया, मरुस्थलों के अंदर अधिकतम दैनिक तापांतर, ठीक है, और वार्षिक तापांतर भी सेम ही होगा। यहाँ पर न्यूनतम, न्यूनतम मतलब जो हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री पर हमेशा हाई टेम्परेचर बना रहता है। यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है, डे और नाइट की अवधि भी बराबर होती है, और पूरे वर्ष भर यहाँ पर इक्वल टाइप का टेम्परेचर में मिलता है, मतलब दिन का तापमान भी लगभग उतना होता है, रात का तापमान भी लगभग उतना ही होता है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, डी दिल्ली। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु साल भर उच्च तापमान और शरद नाम की ऋतु नहीं होती, मतलब यहाँ पर शीत ऋतु होती नहीं। यहाँ पर मान के चलना कि यहाँ पर शीत ऋतु होती नहीं है, केवल क्या होती है यहाँ पर एक तरीके से ग्रीष्म ऋतु ही पानी। तो शीत यहाँ पर कभी होता ही नहीं, मतलब ठंडा ज्यादा होता ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर है, पूरे वर्ष का औसत तापमान 27 डिग्री बना रहता है। तो पूरे साल क्या होता है, 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, ना ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो ना ज्यादा ठंडा होता है। अधिकतम वार्षिक जो तापांतर है वो 5 डिग्री होता है, इस क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर। क्लियर हो गया भूमध्य सागर की कहानी। भूमध्य रेखा, तापीय प्रतिलोमन की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो थर्मल इन्वर्जन। तो थर्मल इन्वर्जन कब होता है, जब सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरता है तो उसको नॉर्मल एब्सोल्यूट कहते हैं। और अगर सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगे, यानी गर्म हवा का पैकेट ऊपर चला जाए, तो गर्म हवा ऊपर चली जाए और ठंडी हवा यहाँ पर नीचे आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है।
जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ऊपर गर्म हवा चली गई है, नीचे ठंडी हवा आ गई, तो वहां पर क्या बन जाएगा, थर्मल इन्वर्जन। जैसे गर्मियों में एसी कूलर चलाते हैं तो एसी कूलर की ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो वो स्थिति क्या है हमारे कमरे की, थर्मल इन्वर्जन है। तो इसमें कोहरा नहीं बनता, इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, इसमें वर्षा की दशाएं प्रबल हो जाती है, धरातलीय निम्न भागों में पाला नहीं पड़ता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये भी आ जाएगा, तो वायुमंडल में क्या होगा, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होने लगेगी, क्योंकि थर्मल इन्वर्जन के कारण ही जो फॉग बनता है, तो फॉग बनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। देखो, जब अगर मान लो ये आपकी सतह, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर सतह और सतह के आसपास की हवा बहुत ज्यादा गर्म है, तो क्या वहां की जो आसपास की साथ के आसपास की जो जलवाष्प है, क्या वो संघनित होकर कोहरे या पाले या धुंध में कन्वर्ट हो पाएगी? कभी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, सतह के आसपास का तापमान हमें ठंडा करना होगा, कम करना होगा। अगर सतह के आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी तो वो जो वहां पर जो जलवाष्प है वो संघनित होकर पाले में, धुंध में, कोहरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोहरा बनने का एक प्रमुख कारण थर्मल इन्वर्जन भी होता है। समझ में आ गया? तो थर्मल इन्वर्जन के कारण भी क्या होता है, कोहरा बनता है। आप देखेंगे कोहरा अक्सर सर्दियों में ही बनता है, गर्मियों में क्यों नहीं बनता? क्योंकि सर्दियों में सतह की जो आसपास की वायु है वो ज्यादा ठंडी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, तो सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, सामान्य तापराश दर कहते हैं, और ये 6.5 डिग्री के हिसाब से कम होता है। इस तापराश दर में छोट सीमा तक पाया जाता है, लेकिन इसके बाद समांतराल पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई में तापमान में वृद्धि होती है। इसे ऋणात्मक तापपतन कहते हैं। इसके कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। मतलब जो टेम्परेचर सतह से ऊपर जाने पर कम हो रहा था, अब कम वाला टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और ज्यादा वाला क्या हो गया, कम हो गया। एक स्टेबिलिटी। जैसे देखो 2 दशमलव, इस कंडीशन में यहाँ पर हाई टेम्परेचर और यहाँ पर क्या, लो टेम्परेचर। ये कंडीशन क्या करता है, तो ये तो आपका नॉर्मल लैप्स रेट वाली कहानी। थर्मल इन्वर्जन वाली कहानी क्या बोलेगी, ये क्या करेगी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और यहाँ पर क्या कर देगी, लो टेम्परेचर। ये इसको बैलेंस करने का काम। निम्नलिखित तत्वों में से कुछ तत्वों पर विचार कीजिए एवं कूटों के आधार पर आंसर दीजिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी कर लें इनको। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म वर्षा में वर्षा ऋतु नहीं होती, यानी कि हमने शुरू में ये क्वेश्चन पढ़ा था, भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी जो विशेषता मिलती है वो होती है यहाँ पर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर से नहीं चलती। तो ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें, जैसे ये आपका भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में जो हवाएं चलती हैं वो आपकी क्या कराती हैं, व्यापारिक हवाएं कराती। तो यहाँ पर व्यापारिक हवाएं तो यहाँ से चलेंगी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। में केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो एक स्टेटमेंट सत्य है, तो सी आंसर लगा लेंगे, और आर स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ए स्टेटमेंट सही है और आर स्टेटमेंट क्या है हमारा यहाँ पर गलत। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों लगभग 30 डिग्री अक्षांश और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। और एक चीज और समझ लेना कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार का प्रमुख कारण वायु दाब की पेटियों में होने वाला स्थानांतरण है। ग्रीष्म काल से उत्तरायण की स्थिति के कारण वायु दाब की सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिस कारण इन जलवायु प्रदेशों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का विस्तार हो जाता है, और इस कारण यहाँ प्रति चक्रवाती दिशाएं व्यापारिक पवनों की होती। क्षोभ मंडल की वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो क्षोभ मंडल में जो वायु का मूवमेंट है वो किसके कारण आता है, तो वो सोलर विंड के कारण, संवहन धारा के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या प्रेशर के कारण। तो क्षोभ मंडल में वायु की गति निम्नलिखित में से किस कारण से होती है, तो ये संवहन धारा के कारण। तो वायु में जो गति पैदा होती है वो इन्हीं कन्वेक्शनल करंट के कारण होगी, क्योंकि जब तक कन्वेक्शनल करंट नहीं उठेंगी तब तक क्या होगा, उसमें गति पैदा नहीं होगी। तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ये अगर 2 स्थान है
अगर इस साइड कोई ए स्थान है, बी स्थान है, तो यहाँ का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर होकर कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी, और यहाँ का अगर लो टेम्परेचर हुआ तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट नीचे आएगी। तो जब कोई संबंध धारा ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करती है, और जब नीचे आती है तो धारा हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? संबंध। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विधि नहीं है? तो चालन एक ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया जो ठोस रूप में होती है। अभिवहन या विकिरण, इसको वैसे तो एडवेक्शन बोलते हैं, अगर कन्वेक्शन लिखा तो चल जाता है। तो ये तरल और गैस में होता है, और रेडिएशन आपका निर्वात में होता है। इरोजन नहीं होता। इरोजन आपकी एक स्थैतिक क्रिया है, जो चट्टानों के टूटने से जुड़ी हुई मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये एक अपरदन क्रिया है, जो मॉर्फोलॉजी की घटना है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है। तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इस छोटे से टॉपिक टेम्परेचर से पूछे जाते हैं। तो क्लियर होगा यहाँ तक? तो ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है। एक तो आपको याद रखना है कि जो तापमान है, तो तापमान का प्रेशर के साथ हमेशा उल्टा संबंध होता है, दाब के साथ उल्टा संबंध होता है। तो अगर हम देखो, कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा वायु दाब की पेटियों में। 2 मिनट के अंदर मैं वायु दाब की पेटियों को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कई पेटियों को हम थर्मल पेटी और ताप जनित पेटियां क्यों कहते हैं। विषुवत रेखा पर अगर हम जाएंगे, ये कर्क विषुवत रेखा होगी 0 डिग्री। इस विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगी, यहाँ पर मकर रेखा मिलेगी, यहाँ पर 66.5 डिग्री का अक्षांश मिलेगा, यहाँ पर भी 66.5 डिग्री का, मतलब मोटा मोटा आप इसको 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर पोल पर 90 डिग्री में डिवाइड, ये हमने डिवाइड कर 30 डिग्री और ये 60। तो ये उत्तर का भाग है 30, 60, 90, और ये दक्षिण का भाग है 30, 60, 90। इस जगह पर पहले आप टेम्परेचर को फाइंड आउट करें। यहाँ पर हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर होता है, कर्क रेखा पर भी हाई टेम्परेचर, मकर रेखा पर भी हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है, ध्रुवों पर भी लो टेम्परेचर, यहाँ पर भी लो टेम्परेचर होता है, ध्रुवों पर भी। ये ध्रुव वाला लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ये ध्रुव का है लो टेम्परेचर, ये आपका इस जगह का लो टेम्परेचर, यानी कि 60 डिग्री के आसपास लो टेम्परेचर होता है। इन जगहों में क्या होता है, अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर बनता है, और इस लो टेम्परेचर में हमेशा हाई प्रेशर बनता है, और ये लो टेम्परेचर में हमेशा हाई प्रेशर। तो ये देखोगे टेम्परेचर और प्रेशर का बिल्कुल सीधा संबंध दिखा रहे हैं, कि बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट था कि हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर, लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर। इसलिए इन पेटियों को क्या कहा जाता है, इसको हम ताप जनित पेटी को, ये सब ताप जनित पेटी है, ये भी ताप जनित है और ये भी ताप जनित। ये जो पेटियां यहां पर बनती, यहां पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ लो टेम्परेचर में, यहाँ पर जो लो टेम्परेचर में लो प्रेशर, और हाई टेम्परेचर में ही हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर में लो टेम्परेचर, उल्टा नहीं बनता। तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल तापमान का अनुसरण नहीं कर रहा, लो टेम्परेचर में लो प्रेशर, मतलब ये इस वाले फॉर्मूलों को फॉलो ही नहीं करता। तो लो टेम्परेचर में लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको यांत्रिक क्रिया से बनी हुई पेटियां। ये भी यांत्रिक पेटियां और ये भी यांत्रिक। तो 3 पेटियां आप देखेंगे, ऊपर वाली भूमध्य रेखा और नीचे वाली पेटी को हम यांत्रिक ताप जनित पेटियां कहते हैं, और 4 पेटियों को हम ताप यांत्रिक पेटियों के नाम से। अब इन पेटियों को समझने के लिए आपको हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इनको पढ़ना होता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा वायु दाब की पेटियों पर ही आने वाला है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी पेटियां काम कैसे करती हैं, कौन कौन सी पेटियां, इनके अगर हम नाम लिखें तो इसको क्या बोलते हैं। ये आपकी विषुवत रेखा पर, तो ये विषुवतीय पेटी होगी, ये विषुवत रेखी पेटी है लो प्रेशर की, इसको हम उपोषण पेटी बोल देते हैं। ये उपोषण पेटी होती है हाई प्रेशर की। ये उपध्रुवीय पेटी होती है, ये लो प्रेशर की, और ये ध्रुवीय पेटी है, ये कौन सी है, हाई। 1, 2, 3 ऊपर बनेगी, 3 सेम नीचे, तो 6, और एक पेटी आपकी सेंटर में, तो टोटल 7 पेटियों का यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये किन कारण से बनी है, उसके लिए हमें
हेडली सेल, फेलर सेल और पोलर सेल को समझना होता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। ये मान लो आपका 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। मैं एक पेटी को बता दे रहा हूँ, तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये डायनामिक क्रिया क्या है। यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर। तो इस विषुवत रेखा के हाई टेम्परेचर से हवा गर्म होकर क्या होती है, सबसे पहले ऊपर उठेगी। जब ये हवा ऊपर उठती है तो ये दोनों दिशाओं में मुड़ जाती है। दोनों दिशाओं में मुड़ने के बाद कहीं ना कहीं तो ये हवा उतरेगी। ये हवा 30 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ेगा, 30 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है, नीचे उतरती है। तो ये हाई टेम्परेचर में ही हवा क्या हो रही है, नीचे की ओर उतर रही है। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, हवाओं का अभिसरण होने से बहुत तेजी से हवाएं ऊपर, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई भी अभिसरण देखने को नहीं मिलता। वो कल के टॉपिक में वायु दाब में और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। अगर हवा ऊपर गई तो लो प्रेशर बनाएगी, अगर हवा नीचे आ गई तो हाई प्रेशर। तो आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर में क्या बन गई, हाई प्रेशर की पेटी बन गई। तो इसको हेडली सेल के नाम से, तो ये आपको ऐसी सेल पढ़नी होती है जिसको क्या बोलते हैं, हेडली। ये अगली क्लास में हम हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में इंसुलेशन और हीट बजट को कंप्लीट कर लिया था, और आज हमने टेम्परेचर को भी कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में इसी टेम्परेचर के टॉपिक और इंसुलेशन के टॉपिक से बना हुआ टॉपिक है हमारा प्रेशर बेल्ट एवं वायु दाब एवं पवने, और कुछ लोकल विंड्स हैं। बड़ा टॉपिक है, 2 बार में हम कंप्लीट कर पाएंगे। पहले पार्ट में हम वायु दाब, पेटियां और पवनों को पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम कुछ बची हुई पवनें और कुछ लोकल विंड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि लोकल विंड पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।